आज वेब दुनिया में हमारे साथ हैं प्रख्यात पर्यावरणविद श्री अनुपम मिश्र। अनुपम जी का काम कुछ ऐसा है कि उन्होंने देश के गांव, जंगलों से, देहात से और पानी से देश के समाज का संबंध जिस तरीके से जोड़ा है, उस तरीके से शायद आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, वो भी नहीं जोड़ पाए। और मुझे लगता है उन्होंने पर्यावरण की सोच को पूरे हिंदुस्तान में एक नई दिशा दी। अनुपम जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया वेब दुनिया के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पर्यावरण के सिपाही के रूप में आप सतत इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में एक सोच आई है कि पर्यावरण और विकास ये एक दूसरे के शत्रु हैं, ये एक दूसरे के पूरक नहीं हैं। और जितने विकास की बात करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि पर्यावरण की जो लोग बात करते हैं वो विकास के आड़े आते हैं। मैं एक कार्यक्रम में था भोपाल में, उससे इस बात को उठाना चाहूंगा, जहां मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के अभी शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार की सारी योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार का पर्यावरण मंत्रालय अड़ंगे लगा देता है। तो क्या हम विकास नहीं करें, हम बिजली नहीं बनाएं, तो क्या हम हिमालय पर लंगोटी लगा के बैठ जाएं? ये बात मेरे जहन में घर कर गई और मैंने सोचा था आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछूंगा। एक तो पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि विकास शब्द भी हर भाषा में पिछले कुछ दिन पहले आया है जी। हिंदी की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी में भी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस इस अर्थ में कभी इस्तेमाल नहीं होता था। आप अपने देश के सबसे अच्छे इतिहास के स्वर्ण युग का भी अगर पन्ना पलट के देखें तो उसमें, मैं मजाक में नहीं कह रहा, उसमें आपको भगवान रामचंद्र भी ये कहते हुए कभी नहीं मिलेंगे कि वो अयोध्या में विकास करने के लिए राजा बनना चाहते थे जी। बहुत अच्छी बात। कभी नहीं। गांधी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में करीब 50,000 पन्ने लिखे हैं, बोले हैं, और वो बाद में उनके जाने के बाद सरकार ने कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी अंग्रेजी और संपूर्ण गांधी वाङ्मय हिंदी ऐसे करके 500 औसत पृष्ठों के 100 वॉल्यूम्स छापे जी। उसमें कहीं भी एक जगह गांधी जी ये कहते नहीं मिलते कि मैं भारत को इसलिए आजाद कराना चाहता हूं कि इसका विकास करना है जी। तो ये दो एक्सट्रीम उदाहरण मैंने दिए जी, एक रामराज वाला और गांधी जी और एक गांधी जी वाला। इसमें विकास कहीं मिलता नहीं है। इसलिए अपने आज के ये जो सम्माननीय नेता हैं, अगर वो कहें कि हम विकास करना चाहते हैं तो थोड़ा हमको सोच के थोड़ा समझना चाहिए, रुकना चाहिए कि इनकी मंशा क्या है जी। विकास की क्या परिभाषा है? लोगों को सुख मिले, उनका दुख कम हो जी, चलने के लिए अच्छी सड़क मिले। किसी ने हाथ पकड़ा है क्या जी? पढ़ने के लिए साफ सुथरे सस्ते स्कूल हो, किसी ने हाथ पकड़ा है क्या जी? किसान अच्छी खेती पैदा करे, अच्छी फसल उगाए और उसको ठीक दाम तक लोगों तक पहुंचाने में किसी ने किसी को मना किया क्या? अभी जो सबसे बड़ी त्रासदी हुई हिमालय की, अगर हम उसको विकास के तराजू पे तोलें जी, तो हमारे पहाड़ में, हिमालय बहुत बड़ा है, सारी आबादी 6,000-7,000 फुट पर बसी हुई है। ये समाज का कोई विवेक होगा, उसने कहा इससे ऊपर बसावट की जरूरत नहीं जी। बिल्कुल ठीक है। 7,000 तक के गांव मिलते हैं, एक आध इनने गिने 8,000 पर है, तो वो 2 घर गृहस्थी कहलाते हैं जी। गर्मी में ऊपर रहते हैं, बर्फ पड़ने से पहले नीचे आ जाते हैं घर में ताले लगाकर। उनकी 2 गौशालाएं, 2 खेत और 2 घर होते हैं, तो वो भी 8,000 पर पूरे समय नहीं रहते जी। लेकिन हमारे जितने मंदिर हैं वो 10,000 फुट से ऊपर बनाए गए। तो देवभूमि तो वो है और मानव भूमि उसके नीचे। मानव भूमि उसके नीचे। मानव भूमि का आपको जो विकास समझ में आता हो अपने दिमाग से वो करके देख लो। हर गांव को सड़क बना दो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन आप कितना जंगल काटोगे, कितनी सड़कें बनाओगे? और हर मंदिर तक अगर आपको हेलीपैड और सड़क बनानी है तो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि फिर हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उस तक भी 4 लेन हाईवे ले जाओ। अभी तो इतना घमंड है हमारे नेताओं में, और नए नेता आ रहे हैं जिनके मन में इससे भी ज्यादा घमंड होगा। आपने बहुत अच्छी बात की, घमंड की, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मैं टोकना नहीं चाह रहा था, पर उत्तराखंड पे मैं आना चाह रहा था। और आपने जो बात कही इससे एक बहुत अच्छी बात उठती है
कि मनुष्य जो विकास कर रहा है कि हम 8000 से ऊपर भी घर बना लेंगे, सड़क बना लेंगे, ये दरअसल कहीं ना कहीं क्या वो प्रकृति को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, जो कि दरअसल संभव, प्रकृति तो उसकी हमसफर है, प्रकृति उसकी एक तरह से पालनहार है, लेकिन जब हम अपने पालनहार को ही नीचा दिखाने पे उतर आए तो शायद हम इन त्रासदियों को जन्म देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दौर हिमालय का ऐसा है कि प्रकृति एक छोटा सा पोस्ट कार्ड लिख के भेज रही है कि बेटा तुम भूल गए कि तुम कौन और हम कौन। बहुत सुंदर बात। हिमालय की उम्र, सब तरह के विज्ञान की विचारधाराएं जो स्कूल्स कहलाते हैं उनमें भी 2.5 करोड़ साल से कम है ही नहीं। हमारा अपना अभी का जो कैलेंडर है वो कितने का है? 2013 का। बस उससे ज्यादा। तो एक तरफ स्लेट पर 2013 लिखो, एक तरफ 2.5 करोड़ साल लिखो, तो क्या हम उसको सिखा सकेंगे कुछ? क्या हम उसके ऊपर से रोन के निकल जाएंगे? जी। इसलिए वो शायद बताना चाहता है कि पिछले 25-30 साल में तुमने कुछ गलतियां की, मैंने उसको उदारतापूर्वक क्षमा किया। अरे भाई अभी नहीं। तो उसने ये सब खेल करके दिखाया। वो जो दृश्य थे अनुपम जी, जिसमें होटलें ढह रही थी, गेस्ट हाउस ढह रहे थे, मतलब पानी के रास्ते में आने वाली हर चीज मानो खिलौना बन के रह गई। वो दृश्य मनुष्य के जहन से, मुझे लगता है जिस पीढ़ी ने इसको देखा, डिब्बी की तरह हाँ, उसने 4-4 मंजिल की बिल्डिंगों को गिराया है। और जो केदारनाथ मंदिर बच गया जी, सब टूट फूट के बाद भी जी, तो उसमें मेरा ये कहना है कि मंदिर बहुत ठीक जगह बनाया गया था। उस मंदिर में कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की कसर नहीं थी। जैसे प्रकृति ने हमारा शरीर बनाया है तो आंख सबसे अच्छी जगह रखी है कि एकाएक कोई चीज टकरा जाए, दरवाजा, खिड़की, मुंडेर, किसी का गुस्से का, तो ये सब इससे बचता है। जी जी। ऐसे हमारे ये 3-4 मंदिर 4 धाम वाले ऐसी जगहों पर बसाए गए थे। लेकिन आप देखिएगा कि शंकराचार्य जी की समाधि बह गई। शंकराचार्य जी ने जो सूझबूझ से मंदिर बनाया वो टिका रह गया, क्योंकि पानी का बहाव उसके दोनों तरफ से निकल गया और एक बड़ी शिला भी उसके पीछे संयोग से आके टिक गया। वो शिला भी एक पिंग पोंग की गेंद की तरह पानी उछाल के लाई है, इतनी बड़ी शिला। हाँ, 50 फीट की लगभग। हाँ, बताते हैं कि अगर वो चाहती तो उस शिला को वो इसके ऊपर भी कुदा सकती थी जी, लेकिन उसने वहां बिठा दिया और आगे पीछे निकल गई। तो गुरु की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने सही जगह चुन के मंदिर रखा जी। हम शिष्यों ने गुरु की समाधि ऐसी जगह बिछाई, उसमें घमंड आ गया हमारे मन में कि गुरु के जो मंदिर है उसी के सामने हम उनकी समाधि, जिसमें हमने कोई विवेक का काम नहीं किया। तो पानी ने गुरु की समाधि नहीं बहाई, हमारे खराब कंस्ट्रक्शन की चीज को बहा लेके, उसने पहचाना ही नहीं उसको। अनुपम जी, उत्तराखंड की त्रासदी दरअसल एक इतनी बड़ी मानवीय विपदा है जिसने भगवान की परिभाषा को चुनौती दी कि जो पालनहार है वो कैसे मार सकता है। जब हम उससे मिलने जा रहे हैं तब परिवार को मौत आ गई। एक पिता अपने पुत्र को आंखों के सामने मरते हुए देखने के लिए विवश हो गया। इसमें एक बात ये भी उठी थी, आप और चंडी प्रसाद भट्ट जी जैसे लोग हैं बहुत सारे जिनसे इस दौरान बात भी हुई, तमाम मीडिया ने बात की उनसे, तो एक बात ये भी उठी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बांध वहां पर बारूद लगाकर बना दिए गए हैं। एक स्कूल ऑफ थिंकिंग ने ये कहा कि नहीं, उन बांधों से बहुत फर्क नहीं पड़ा, और एक स्कूल ऑफ थिंकिंग ने ये कहा कि नहीं, ये बांध भी कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं इस त्रासदी के लिए। आप क्या सोचते हैं? एक तो ये जो बहस है इसको हमें इसके इतिहास के साथ जोड़ के देखना चाहिए। आज बिजली है, वैसे तो वो बार बार आती जाती है, कहीं 24 घंटे की भरोसेमंद बिजली नहीं है, शहरों में भी नहीं है, गांव और दूर के इलाके तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन फिर भी बिजली इतनी तो है कि वो हमको मोह में डाल गई है कि ये बिजली बनी रहनी चाहिए। पर बिजली कुछ साल पहले नहीं थी और उसके बाद भी पूरा जीवन था। आज जरूर है कि हमारा एक क्षण बिना बिजली के नहीं चलता, फिर भी हमारे सब अच्छे शहरों में 8 घंटे का ब्लैकआउट भी होता है, लोड शेडिंग भी होती है। लेकिन अभी हमारे मन में यह भ्रम बन गया है कि बिना बिजली के हमारा जीवन चल नहीं सकता। तो इस प्रसंग में हमको याद रखना चाहिए कि 100-125 साल पहले बिजली नहीं थी और पूरा देश था और पूरी दुनिया थी। लंदन, पेरिस, अमेरिका, दिल्ली,
सब कुछ था, सबसे अच्छे मंदिर थे, सबसे अच्छे गांव थे, सबसे अच्छे शहर थे। इस बिजली की कोई गारंटी नहीं है कि ये आने वाले 200 साल तक और बनी रहेगी, क्योंकि ये जिन चीजों से बनती है उसके पीछे एक तो कोयले का भंडार है, उसकी सीमा है। हम दोबारा कोयला नहीं बना पाएंगे। समोसा कचौरी नहीं है कि चाहे जब आपने कढ़ाई चढ़ाई, तेल गरम किया और झोंका और बना दिया, तो इसकी एक सीमा है। पन बिजली जो है बांध से बनती है, बांध की जगह तय है, इसीलिए तो नर्मदा और इन सब बांधों को लेके विरोध होता है। हर कहीं नहीं बन सकता। इंदौर में हम बांध नहीं बना सकते, दिल्ली में नहीं बना सकते, बंबई में नहीं बना सकते। एक नदी की धारा में हमको ऐसी घाटी खोजनी पड़ती है जहां पानी अगर हम रोकेंगे तो बड़ा ढाल मिलेगा, उसको पानी नीचे गिरा के वो टरबाइन चलाएगा। तो ये कोयला, पानी। अब रह गया आपका परमाणु का, तो अभी हमारे यहाँ खूब उत्साह है और बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जापान ने उसका स्विच ऑफ किया पिछले हफ्ते कि भैया हाथ जोड़ते हैं, अब हमको ये नहीं चाहिए। अमेरिका ने उसका स्विच ऑफ किया है बिना दुर्घटना के। फ्रांस, जर्मनी वगैरह ने अभी नहीं किया है, लेकिन कल वो कर देंगे तो हम क्या करेंगे? हम हो सकता है एकमात्र देश हो जो बिजली बना रहे हो परमाणु से, तो भी बनाते जाएं अगर हमारे नेतृत्व को उसकी कोई चिंता नहीं है कि उसका कचरा कहाँ ठिकाने लगाएंगे हम। बिजली तो बन जाएगी, उसका कचरा कुछ हजार साल तक जहरीला बना रहता है। चूल्हे में हम लकड़ी जलाते हैं तो उसकी राख से बर्तन भी मान सकते हैं, लेकिन परमाणु राख का कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो आने वाली सदियों की कितनी पीढ़ियों के लिए हम कहाँ छोड़ के जाएंगे? इस सब का कोई हिसाब दुनिया में नहीं बन पाया। हमारे राजनेताओं ने बना लिया तो मुबारक। बहुत अहम मौके पे आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिनों से एक और बड़ा विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी जाने वाले हैं अमेरिका और उनसे रिएक्टर खरीदने के लिए वहां की कंपनी से सौदे पे बात चल रही है और उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग को तक बाईपास करने की बात सामने आई है। मीडिया ने खुलासा किया है इस चीज का। और ये जो कुडनकुलम में जो संयंत्र लगा है, इसको लेकर भी भारी विरोध हो रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि फुकुशिमा के हादसे के बाद जापान जैसा देश जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं ज्यादा उन्नत है, जब वो नहीं कर पाया, चेरनोबिल से हमने कोई सबक नहीं लिया, लॉन्ग माइल आइलैंड वाले से अमेरिका सबक लेकर उसको बंद कर चुका। ऑस्ट्रिया में उन्होंने परमाणु संयंत्र बनाया, लेकिन जब जनमत करवाया तो जनता ने कहा हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने उसको संग्रहालय में तब्दील कर दिया। उसके बाद भी परमाणु ऊर्जा को लेकर हमारे यहाँ पर ये एक तरह का इतना आग्रह क्यों है? विनोबा का नाम सब जानते हैं, गांधी जी के बहुत प्यारे शिष्य। उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, आज से 50 साल 40 साल पहले कहा कि ये जमाना स्वतंत्र ठोकर खाने का है। आपको जो ठोकर लगी उससे मैं नहीं सीखना चाहता कि भाई अंगूठा टूट गया, खून निकल गया। स्वतंत्र ठोकर खाने का जमाना है, इसलिए हर एक को स्वतंत्र ठोकर खानी है। तो जापान ने ठोकर खा ली, चेरनोबिल से उसने सबक नहीं लिया था। चेरनोबिल ने सब ठोकर खा ली क्योंकि उसने अमेरिका के उससे नहीं लिया था। तो हमें भी इस कोटेशन को याद रखना चाहिए कि हम भी स्वतंत्र ठोकर खाना चाहते हैं, लेकिन इसमें यह है कि ये पीढ़ियों के अंगूठे तोड़ने वाली ठोकर होती है। बहुत एक अकेले व्यक्ति का, प्रधानमंत्री का या भावी प्रधानमंत्री का अंगूठा टूटता हो तो भैया मलहम पट्टी करके अपन कहेंगे कि देखो तुमको समझाया था, गलती की तुमने, अब 2 दिन आराम करो। लेकिन ये देश का अंगूठा टूटता है बहुत। इसलिए ऐसी चीजों में 10 बार सोच समझ के, जैसे हम अमेरिका यात्रा करने जा रहे हैं ये खरीदने, तो 5-10 लोगों को बुलाओ, वो सरकार विरोधी नहीं होंगे, दुनिया से बुलाओ, भारत के लोगों को भी बात मत करो, मत लगे उनको वो लगाओ अपने पास। लेकिन बाहर के लोगों से पूछो कि ये क्या वजह है कि अमेरिका की कंपनी ये रिएक्टर हमको बेच रही है, अमेरिका में कोई खरीदार नहीं बचा क्या? जो माल तुम्हारे यहाँ नहीं बिक रहा वो हमें तुम क्यों दे रहे हो? अनुपम जी, उसको लेकर जिद तो इस हद तक है कि जब संसद में ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा था तो मनमोहन सिंह इस्तीफा देने पर अड़ गए थे। बिल्कुल। और अभी वो जब वापस जा रहे हैं, वो किसी और बैठक के लिए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका का दबाव आएगा तो कोशिश ये हो रही कि तुरंत इस डील को पूरा करने के लिए सारे कागजात बना लिए जाए। मुझे लगता है कि ये देश की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि देश की जनता को, संसद को बाईपास करके यदि आप कोई चीज देश में लाना चाह रहे हैं, और जब हमने दूसरों, आपने सही कहा कि हम अपना अंगूठा तोड़वाना भी चाहें तो खुद का हो तो ठीक है,
लेकिन यहाँ पर देश का अंगूठा दांव पे लगा है। अनुपम जी जो हैं एक पर्यावरणविद तो है ही, गांधीवादी तो हैं ही, लेकिन एक बड़े कवि के सुपुत्र हैं। उस वजह से उनकी बात में जो काव्यात्मक अंदाज है अंगूठे वाला कहने का, वो भी हमें सामने दिखाई देता है। अनुपम जी ने व्यस्तता के बीच में से हमें समय दिया है। मैं उनसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि वो गांधीवाद को लेकर भी इतना काम कर रहे हैं। गांधी के इस देश में शुरुआत से अभी तक प्राथमिकताएं ढंग से क्यों नहीं तय हो पाई? जब एक छोटा बच्चा, या मैंने भी जब अपनी इतिहास की या नागरिक शास्त्र की किताबें पढ़ी तो मैंने उसमें पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मुझे कृषि को प्राथमिकता मिलती हुई कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह जी से जब पूछा कि आपकी प्राथमिकता में कृषि क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं कि इससे जीडीपी में वो योगदान नहीं हो पाता जो ग्रोथ हमें चाहिए। तो कृषि पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमें सर्विस सेक्टर वो जहां से कोई उत्पाद नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि हम प्राथमिकताएं नहीं तय कर पाए अपने देश में? बड़ा कठिन सवाल है आपका, और देखा जाए तो सरल ढंग से मैं ये इसको समझाने की ऐसी कोशिश करूंगा कि प्रायः हर युग का एक झंडा होता है। वो इस युग का विकास झंडा है, उसमें खेती शब्द नहीं आता। विकास का मतलब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, प्राकृतिक संसाधनों को रुपए में कैसे बदलें, कोयला बिक जाए, लोह अयस्क बाहर बिक जाए। ये जो चल रहा है ना कि गोवा पूरा खोद लो, रुपए की कीमत इसलिए गिर गई कि हमने खनन विरोधी आंदोलनों को महत्व दे दिया। खनन बंद हो जाने से रुपया गिर गया। तो भैया रुपया चढ़ता हो तो आदमियों का भी खनन करके भेज दो बाहर, अपने लोगों को भी बेचो। सिर्फ मिट्टी क्यों बेच रहे हो? उस पर टिकने वाले लोगों को भी बेच दो। मुझे लगता है नीति निर्माताओं पर ये बहुत कड़ा प्रहार है अनुपम जी के माध्यम से, और मुझे लगता है कि इस बात को सुना जाना चाहिए सब जगह। तो एक हर युग का एक झंडा होता है, और जब तक वो फट नहीं जाता उसको लहराता हुआ हर आदमी खुश दिखता है। सारी पार्टियों का एजेंडा एक है, दिखती अलग अलग होंगी, रंग अलग होंगे, टोपियां भी अलग हैं। पहले टोपी नहीं पहनते थे, अभी टोपी वाले भी, लेकिन सबके मन में यह है कि इस देश का विकास करना है, तुरंत करना है, जीडीपी बढ़ाना है, और कुछ नहीं है। इसलिए ये जो जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जंगल काटो, उस लकड़ी को बेचो, उसके नीचे कोयला है उसको निकालो, उसको बेचो। आपको पेट्रोल खरीदना है, गाड़ियां बनानी है, उनको चलाने के लिए सड़कें बनानी है, ये सब जीडीपी है। इसलिए आप किसी भी से पूछेंगे वो तो यही कहेगा कि खेती हमारी प्राथमिकता नहीं है। इसका मतलब है कि हम प्लास्टिक खा के भी जिंदा रह लेंगे, कंप्यूटर खा के भी जिंदा रह लेंगे, हमको अनाज नहीं चाहिए, और चाहिए होगा तो हम बाहर से ले आएंगे किसी और के खेत। ये दुनिया में बहुत सारे लोगों ने किया है कि दूसरों की जमीन पर खेती करके अपना पेट भरना और अपना जीडीपी इन नकली चीजों से बढ़ाना, और उसके बाद उनके यहाँ कई तरह के संकट भी आए हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि स्वतंत्र ठोकर लोग खाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये एक बड़ी झंझट आने वाले 10-5 साल में सिर उठा सकती है। इसी से जुड़ी एक बात, और उसके बाद मैं अपने आखिरी सवाल पे आऊंगा कि जैसे हम देखते हैं कि शहरों के आसपास की जो जमीनें हैं जहां खेती हुआ करती थी, वहां पर अब सब कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, और जो किसान है वो ये सोचता है कि कैसे मेरी जमीन किसी बड़े बाईपास या सड़क के पास आ जाए। जो पहले ये सोचता था कि कैसे मैं इस पे अच्छी फसल उगाऊं और कौन सी मुक्ति मिले, अब वो सोचता है कि, और उसके बाद वो उसके घर में कुछ समय के लिए पैसा आ जाता है और बाद में वो भी बेचारा सड़क पर। तो इसका क्या उपाय हो, क्योंकि हम देख रहे हैं खेती की जमीन बहुत तेजी से कम हो रही है। एक पीढ़ी पहले अपना घर ऐसा सपना था ही नहीं। बहुत, अगर एक पीढ़ी कम लगता हो तो 2 पीढ़ी पहले किसान परिवार में और किसान समाज में छोटा सा घर, छोटा सा खलियान और अपना एक खेत, कोई दूसरी संपत्ति का मोह नहीं बनता था। लेकिन जब ये हमारे नई नौकरियां आई हैं, नई तनख्वाहें आई हैं, इसमें 20 साल के बच्चे को भी पहली तनख्वाह के साथ लगता है कि उसका घर हो जाए। पहले पिता की आखिरी तनख्वाह के साथ भी उनके मन में ये चिंता नहीं आती थी कि उनका घर नहीं है, गांव चले जाएंगे, अपनी झोपड़ी में रह लेंगे। अभी कोई शहर छोड़ना नहीं चाहता। तो जो मैंने कहा कि एक युग का एक झंडा होता है, इस समय इस झंडे के कई रंग हैं, उनमें यह भी है कि घर। आप देखिए, इससे पहले कभी भी किसी भी अखबार में, किसी भी वेब में या पोर्टल में
और सोने चांदी और एल्युमिनियम के खनन वगैरह की बात तो चलती थी, रेत का खनन तो शब्द ही नहीं था। रेत माफिया नहीं था। माफिया तो इतालवी के वो गॉडफादर और ये वो, पर रेत में से भी माफिया निकल आएगा ये किसी ने नहीं सोचा, जबकि सोचना चाहिए था, क्योंकि जब इतने सारी चीजें बनेंगी तो रेत कहां से आएगी। तो रेत तो रेत फैक्ट्री में नहीं बन सकती, क्योंकि वो इतनी महंगी पड़ेगी कि सोने का दाम चुकाना पड़ेगा आपको। अगर पत्थरों को लाके आपको टेल्कम पाउडर जैसा पीसना है, क्रश करना है, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये काम हिमालय की नदियों पर है। वो जो बना रही है उसको हम खींच रहे हैं, उसमें जमा, और वो इतना बना नहीं रही जी। उनको क्या मालूम था कि कोई 21वीं सदी आएगी जिसमें हर आदमी को अपना एक घर चाहिए। उसने सोचा था कि इससे पहले की सदियों में तो 10-12 लोग मिलकर एक आध घर बनाते थे और उसको 3-4 पीढ़ी चला लेते थे, और फिर उसी को गिरा के वो मिट्टी और पत्थर के बनते थे, उसमें रेत नहीं लगती थी। अभी सीमेंट, रेत, कंक्रीट चाहिए, तो ये डिमांड बढ़ गई। तो हर जगह आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक दिन देखें अखबार, सारे रेत के माफिया से भरे मिलेंगे आपको खबरें। रेत रेत रेत। अब इन नदियों में इन रेतों के निकलने से एक नया परिवर्तन ये आएगा, उनका रूट बदलेगा। वो अचानक बाहर लाएंगी, अचानक किसी जगह को पलटेंगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोई शायद 12 या 13 दिन पहले तवा नदी ने इटारसी के पास एक गांव में 300 एकड़ काट के अपने साथ खींच लिया, रास्ता बदल लिया। तो ये सब हमें भोगना पड़ेगा। हमारी कोई भी गतिविधि बिना प्रकृति के सैंक्शन के चल नहीं सकती। वो इनको सैंक्शन दे नहीं रही, स्वीकृति दे नहीं रही है, और हम अपने घमंड में बैठे हैं कि भाई हम तो एमपी हैं, एमएलए हैं, हम तो राज कर रहे हैं, हम तो विरोधी दल के हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम तो बहुत बड़े अखबार के मालिक हैं। ये सब घमंड, इसको तोड़ने में देर नहीं लगती। हमने अपने घमंड को प्रकृति के घमंड से बड़ा बना लिया है। बहुत सुंदर बात अनुपम जी ने कही। उम्मीद तो यही है कि बातचीत का ये सिलसिला लंबा चले, क्योंकि जमीन, खेत और खलिहान से जुड़े बहुत अहम मुद्दों पे उन्होंने बहुत अहम बातें कही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बातचीत का समापन भवानी जी की कविता की कुछ चंद पंक्तियां जो आपके दिल के करीब हों और वो हमारे साथ दर्ज हो जाएं। ऐसा है कि हम लोग पिताजी को कवि की तरह नहीं पहचानते थे, पिता की तरह पहचानते थे, और उनकी कविताएं तो और सब लोगों को कंठस्थ। मुझे ये कहते हुए भी अटपटा लगेगा कि मुझे उनकी कोई पूरी कविता शायद इसलिए याद नहीं कि उन्होंने भी हम लोगों को इस तरह से रखा ही नहीं कि तुम्हारा पिता कोई कवि है। लेकिन उनकी कवि नाम की कविता है बहुत अच्छी, जिसमें जनता या लोग कवि से बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। जनता कह रही है कवि से कि जो बात हम करते हैं वैसी बात तुम करना, उससे बड़ी मत करना, पर हमसे बड़े दिख जाना। बहुत सुंदर जी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। मुझे लगता है इन बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ ही हम अनुपम जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमसे ये बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।